औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम मैट्रिक इस्लामियात के बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन के सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस सेशन में हम बोर्ड के हवाले से पेपर प्रेजेंटेशन को देखेंगे और उससे मुतल्लिका जो ज़रूरी मालूमात हैं उनको हम समझेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान मस्तोई है। मैं पंजाब कॉलेज जौहर टाउन में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इस्लामियात हूँ। किप्स एजुकेशन सिस्टम में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ और विजिटिंग फैकल्टी हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन देखते हैं। हम इसमें एग्ज़ामिनर के और पेपर चेकर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन की, रिक्वायर्ड स्टेशनरी को हम समझेंगे और उसके साथ कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस होंगी, फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ एग्जांपल्स होंगी और फिर मॉडल पेपर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। एग्जामिनर या पेपर चेकर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। टोटल 3 चीज़ें हैं अज़ीज़ तलबा। इनमें सबसे पहले नंबर पर है हैंड राइटिंग, जो कि मिडल साइज़ होनी चाहिए, ना ही बड़ी ना छोटी, नीट होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, स्मूथ हो और कटिंग और ओवर राइटिंग से आपने इज्तनाब करना है। इसी तरह रिमूवर और करेक्शन पेन का इस्तेमाल भी नहीं करना। दूसरे नंबर पर प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट दीगर चीज़ें हैं जिनमें इंक पेन का इस्तेमाल है, मार्कर का इस्तेमाल है और दीगर स्टेशनरी टूल्स का इस्तेमाल है। इसका मकसद ये है कि एग्ज़ामिनर के सामने आपका आंसर मोस्ट अपीलिंग हो, ज़्यादा अपीलिंग होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और एग्ज़ामिनर इसको देखने के बाद ज़्यादा तवज्जो करेगा और अच्छे मार्क्स देगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास कंटेंट है और कंटेंट यानी मवाद, वो आपने जब लिखना है तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिखना है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसमें आप आंसर जब लिखेंगे तो वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन की जो आंसरिंग मटेरियल होगी वो आपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही लिखनी है, लेकिन इजाफी मवाद भी देना है और वो हमने जैसे आपको मुख्तलिफ नोट्स बताए हैं और की बुक्स आप यूज़ करते हैं या अपनी तरफ से कुछ कोटेशन या आपको टीचर बताते हैं वो आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन के आंसर की लेंथ जो होगी वो क्वेश्चन के मुताबिक होगी और वेल एक्सप्लेन होना चाहिए, जिसमें पूरी बात समझ आ जाए, यानी जैसा सवाल एग्जामिनर ने किया आपका जवाब भी वैसे होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। एक घरेलू सी और सादा मिसाल के साथ, आप एक अच्छा कपड़ा ख़रीदें, गेट इट सीवन बाय आ गुड टेलर, एक अच्छे दर्जी से उसकी सिलाई करवाएं, फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, आयरनिंग करें और फिर उसको पहन लें। जो भी आपको देखेगा वो आपके इस लिबास की तारीफ़ करेगा, ना सिर्फ लिबास की तारीफ़ होगी, आपकी तारीफ़ करेगा। और इसी तरीके से ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि जिस तरह की आपके जिस्म की शक्ल सूरत होगी, बॉडी टाइप होगी, वो भी जिस्म को भी उसी तरीके से उसकी तारीफ़ करेंगे लोग जिस तरह लिबास की तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आप सेम गुड क्लोथ्स खरीदते हैं, जैसे आपने पहले ख़रीदे, अच्छे कपड़े हों, लेकिन उन्हें एक क्लमजी टेलर से आप सिलाई करवाएं, बुरे तरीके से उसको इस्त्री करें, धुलाई करें और फिर पहन लें, देखने वाले उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, चाहे वो कपड़ा कितना ही महंगा हो, कितना ही वो खूबसूरत हो। ना ही उसके नीचे एक खूबसूरत जिस्म उसकी तारीफ़ की जाएगी, क्योंकि ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ एक ब्यूटीफुल कंटेंट, ब्यूटीफुल बॉडी होना ज़रूरी है। इसका ताल्लुक़ कंटेंट का प्रेजेंटेशन के साथ या प्रेजेंटेशन का कंटेंट के साथ ऐसा ताल्लुक़ है जैसे जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक़ होता है। इस लिहाज से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नुक्ता निगाह से देखें तो अच्छे मवाद के साथ अच्छी पेशकश यानी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखिएगा, एक सूट आपके सामने है, एक एग्जाम्पल, एक शर्ट के ऊपर इस्त्री की हुई है और दूसरी शर्ट इस्त्री नहीं की हुई, दोनों की प्रेजेंटेशन में फ़र्क है और भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं। उसके बाद हम अज़ीज़ तलबा देखते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड स्टेशनरी क्या है। रिक्वायर्ड स्टेशनरी में सबसे पहले लिखने का मटेरियल यानी ब्लू इंक पेन। ब्लू इंक पेन आपका
किसी भी ब्रांड का होना चाहिए, अच्छा लिखता हो और उसके अंदर इंक होनी चाहिए रॉयल ब्लू इंक। आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सजेस्टेड क्या होता है कि आपने पेन यूज़ करना है और वो भी इंक पेन होना चाहिए। और उर्दू के लिए अलग पेन होना चाहिए, इंग्लिश के लिए अलग पेन होना चाहिए। और अपना पेन शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ के मुताबिक उसकी टिप रेडी हो जाती है, जब कोई और उसको यूज़ करता है तो उससे उसकी लिखाई का अंदाज़ ख़राब हो जाता है और आपके इस्तेमाल के काबिल वो नहीं रहता। दूसरे नंबर पर ब्लू मार्कर है। आपने ब्लू मार्कर यूज़ करना है, मास्टर ब्रांड हो या किसी भी ब्रांड का। राउंड टिप एक होगा, एक 605 का होगा और एक 604 का होगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर स्केल यानी रूलर, ये 12 इंच का स्केल आपके पास होना चाहिए मार्जिन लाइनिंग के लिए, 6 इंच का स्केल होना चाहिए अंडरलाइनिंग के लिए और दोनों की चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। उसके बाद अजीज़ तलबा, अब हम कंप्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। बहुत ज़रूरी हैं ये, इनको तवज्जो से आपने समझना है। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन जब लगानी है तो उर्दू में राइट साइड पे, इंग्लिश में लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज लगानी है। 1 इंच का फासला होगा बिल्कुल पेज के कॉर्नर से या 3 क्वार्टर्स होगा। और मार्जिन लाइन लेफ़्ट साइड पे यानी दूसरी साइड पे नहीं लगानी, और मार्जिन लाइन की बाहर वाली साइड पे भी आपने कुछ नहीं लिखना। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ कि अगर आपको पेपर का सेंटर नहीं मालूम, क्योंकि हेडिंग्स हमने सेंटर में लिखनी होती हैं, तो आपने पेपर के दोनों कोने पकड़ के फोल्ड करना है, उससे आपको पेपर सेंटर पता चल जाएगा। ये काम आप 1-2 टेस्ट में करेंगे और फिर आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको मेन हेडिंग सेंटर में लिखने का अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर सब हेडिंग्स की बात करें तो वो आपने राइट साइड पे लिखनी है उर्दू में, इंग्लिश है तो लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। और आपने सिर्फ एक लाइन यूज़ करनी है मेन हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए। अगर बहुत बड़ी हेडिंग है तो 2 लाइन भी यूज़ की जा सकती हैं। कोशिश करें कि सिंगल वर्ड हेडिंग बिल्कुल ना दें, 2 वर्ड्स की 3 वर्ड्स की हेडिंग दें। फिर हर हेडिंग के बाद कॉलम्स दें, ख़ासतौर पे सब हेडिंग्स पे, मेन हेडिंग में आपने नहीं देना। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर देने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर ब्रैकेट में लिखना है। अब मार्जिन लाइन के साथ आप तकरीबन आधा इंच छोड़ के या क्वार्टर इंच छोड़ के आप मार्जिन लाइन के साथ भी दे सकते हैं, हेडिंग के ऊपर भी दे सकते हैं ब्लू मार्कर के साथ। और आपने नेक्स्ट देखना है बड़ी अहम बात कि अरेबिक अगर लिख रहे हैं या उसकी ट्रांसलेशन लिख रहे हैं तो वो पेज के सेंटर में होने चाहिए। तकरीबन ½ इंच मार्जिन लाइन से आप छोड़कर लिखेंगे इसे दोनों साइड से, और एक साइड पे तो मार्जिन लाइन होगी, दूसरी साइड पे अगले पेज पर लगाई हुई मार्जिन लाइन का रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद अरेबिक आयात की हो या हदीस की हो, ब्लू मार्कर यानी राउंड टिप के मार्कर के साथ लिखेंगे, और ट्रांसलेशन जब आप लिखेंगे इंक पेन के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है कि ये जो आप ट्रांसलेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और किसी का कॉल लिखेंगे, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास आपके ब्लू मार्कर के साथ होने चाहिए। अंदर वाला मवाद जो होता है वो आपने इंक पेन से लिखना है, और आयत का या हदीस का रेफरेंस भी देंगे। और उसके बाद ख़ास तौर पे ये हदीस की तशरीह में या लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें वो पॉइंट वाइज है, तो आपने उसकी बुलेट्स भी देनी है और हर पॉइंट के शुरू में देनी है ब्लू मार्कर के साथ। जो ब्लू मार्कर है वो कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पेज के 3 या 4 लाइन्स आखिर में रह जाएं तो आपने नेक्स्ट पेज से नया सवाल शुरू करना है, और लास्ट लाइन किसी भी पेज की हो उसे आपने अनयूज छोड़ना है, यानी इस्तेमाल नहीं करना। फिर आता है अंडरलाइन एवरी हेडिंग, ड्रॉ अ सेपरेटिंग लाइन एंडिंग लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन, स्पेशली द लॉन्ग क्वेश्चन, अवॉइड कटिंग और राइटिंग वर्ड्स एंड अननेसेसरी स्पेसेस बिटवीन लाइन्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस विद एग्जांपल्स। ये आपके सामने एक पेज सैम्पल के तौर पे और एग्जांपल के तौर पे है। आप देख रहे हैं कि एक साइड पे मार्जिन लाइन के क्रॉस लगा हुआ है, और सबसे पहले टॉप वाले बॉक्स को देते हैं कि लिखा हुआ है कि ड्रॉ डबल मार्जिन लाइन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द पेज, और दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है कि आपने लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन नहीं लगानी, लेकिन शेडो को फॉलो करना है। और उसके नीचे वाली बॉक्स में देखिएगा कि द स्पेस बिटवीन एज ऑफ द पेज एंड मार्जिन लाइन फ्रॉम बोथ साइड शुड बी 1 इंच और 3/4 ऑफ इंच। यह आपने 1 इंच के बराबर कॉर्नर से एक लाइन छोड़नी है बिल्कुल पेज के एज से मार्जिन लाइन के लिए, या आपने 3/4 यानी उससे थोड़ी सी कम। और उसके बाद
तीसरे बॉक्स में नीचे आ रहे हैं, नथिंग शुड बी रिटन आउटसाइड ऑफ द मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन के बाहर जो आपको स्पेसेस मिलती हैं उनमें ना बुलेट्स देनी है ना नंबरिंग देनी है। उसके बाद नीचे आते हैं कि आपकी जो मेन हेडिंग्स होंगी वो मिडल ऑफ द पेज होंगी। आपको डॉट भी सेंटर में बताया गया है, आपने उसको फॉलो करना है, ये आपके सामने मौजूद है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट द आंसर बिटवीन मार्जिन लाइन एंड इट्स शेडो। ये आप देख रहे हैं यहाँ मार्जिन लाइन हमारी शुरू हो रही है और यहाँ पे शेडो शुरू हो रहा है। तो शेडो ये दूसरे पेज की लगी हुई मार्जिन लाइन का यहाँ शो हो रहा है, तो आपने इसी साइज में, यानी ये आपका राइटिंग एरिया है। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन, कोटेशन, ट्रांसलेशन के लिए। डेफिनेशन, कोटेशन, ट्रांसलेशन जैसे आपको पीछे इंस्ट्रक्शंस में बताया गया, इन्वर्टेड कॉमास में होंगी, इन्वर्टेड कॉमास मार्कर के साथ होंगे और नीचे जो कंटेंट होगा वो आपने लिखना है पेन के साथ। मार्जिन लाइन से तकरीबन 1 इंच का फासला होगा। फिर आते हैं लास्ट लाइन की तरफ। लास्ट लाइन कभी भी किसी पेज की इस्तेमाल नहीं करनी, उसे आपने छोड़ देना है और आंसर नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। अब हम देखते हैं, ये आपके सामने हिस्सा इंशाइया, हिस्सा अव्वल, मुख्तसर जवाबात, सवाल नंबर 2, इन सबको 605 से लिखना है और यहाँ पे अंडरलाइन भी करना है इनको, हर हेडिंग को। और उसके बाद नीचे आते हैं, मोमिनों की सिफ़ात आपके सामने हेडिंग है और साथ इसका नंबर है। नंबर आप मोमिनों की सिफ़ात से ऊपर भी दे सकते हैं, आप मार्जिन लाइन से भी दे सकते हैं और ये आप 604 से देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट है, फिर उस आंसर में आपने बुलेट्स भी दी हुई हैं, बुलेट्स आपने राउंड मार्कर के साथ देनी है। और उसके बाद नीचे सवाल एक आया अल्फाज के मानी, तो अल्फाज आप लिखेंगे और उनके सामने उनके मानी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको जैसे समझाया गया था कि डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन जब आप लिखेंगे, जैसे ऊपर हेडिंग है आयत का तर्जुमा, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में है और वो मार्कर से होंगी और अंदर वाला मवाद पेन के साथ लिखेंगे। फिर इसी तरीके से जैसे एक सवाल है मुनाफिकीन का तबसरा, स्टेटमेंट देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आंसर देंगे। मालिक गनीमत की तकसीम का हुक्म है, पहला हुक्म, दूसरा हुक्म, इस तरह आंसर देंगे। और उसके बाद आते हैं जिहाद पर उभारने की तरकीब, पहली तरकीब, दूसरी तरकीब, ये आता है आंसर में। और उसके बाद हम देखते हैं अगला शॉर्ट क्वेश्चन वाला नंबर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। ये देख रहे हैं आप, एक एंडिंग लाइन है, तो हर लॉन्ग के बाद एक एंडिंग होगी। बेसिकली सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 भी आपने देखने हैं, तो वो मेन क्वेश्चन ही हैं, उनके नहीं आखिर में एंडिंग लाइन देंगे। हर शॉर्ट के बाद दी जा सकती है लेकिन वक्त की कमी के बायस मना किया जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है जी अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान, आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है और नीचे आंसर दिया हुआ है। फिर आगे हदीस में से सवाल है अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा, नीचे आंसर। फिर इसी तरीके से हदीस का तर्जमा, जब हदीस आए उसका तर्जमा पूछा जाए तो आपने तर्जमा ऐसे उसकी हेडिंग देनी है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ तर्जमा लिखें। और उसके बाद नीचे मुनकरीन ज़कात के लिए वईद और इसी तरीके से इल्म का सबसे ज़्यादा हकदार, और वो भी आंसर। और नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन, उसका आंसर। फिर एक सवाल आता है जी हिस्सा 2 में, सवाल नंबर 4, जिसमें आयात का तर्जमा लिखना होता है। तो आपने आयात का तर्जमा हेडिंग देने के बाद यहाँ पर अलिफ देना है या बे देना है, जो भी आप करना चाहें तर्जमा उसके हिसाब से। यहाँ पे अरबी नहीं लिखनी, ना ही इराब देने, ना अरबी लिखनी है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमास होंगे और मार्जिन लाइन से तकरीबन 1 इंच का फासला। फिर उसके बाद अगली आयत करेंगे तो इसी तरह नंबर देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और एंड पे एंडिंग लाइन होगी। नेक्स्ट आता है जी हदीस। हदीस की सवाल की हेडिंग जो होगी, पहले सवाल नंबर 4, 5, उसके बाद हदीस का तर्जुमा और तशरीह आएगा। ये जहन में रखिएगा, यहाँ पे हदीस शरीफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अरबी लिखने की ज़रूरत है, ना इस तरह हेडिंग देंगे कि हदीस मा तर्जुमा। आप लिखेंगे हदीस का तर्जुमा और तशरीह। आप देखिए पहले हमने पूछा तर्जुमा, तो तर्जुमे की हेडिंग, इन्वर्टेड कॉमास में तर्जुमा, फिर तशरीह की हेडिंग, स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हेडिंग। आप यहाँ पे एक हेडिंग आएगी, सब हेडिंग, उसके बाद नीचे तर्जुमा वगैरह देंगे और इसी तरीके से रेफरेंस भी देंगे। अगर कोई आयत है तो आयत की यहाँ पे अरबी देंगे और नीचे उसका तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमास में, और साथ हवाला भी देंगे और एंडिंग लाइन भी देंगे। इसी तरीके से अब लॉन्ग क्वेश्चन की मिसाल ले लेते हैं। कुरान मजीद का तारुफ, कुरान का मफहूम हेडिंग आएगी। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप तफसीली जवाबात के ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, और नज़ुल कुरान मजीद, और इसी तरीके से नीचे स्टेटमेंट आएगी, फिर इरशाद बारी ताला, नीचे तर्जुमा आएगा इन्वर्टेड कॉमास में और फिर हवाला आएगा। इसी तरीके से ये बाकी सवाल की हेडिंग है, ये मुख्तसरन यहाँ पे बयान की गई हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आंसर कैसे लिख सकते हैं। ये पेपर 9th के सिलेबस में से यहाँ पे बनाया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक मॉडल पेपर, और उसमें हम देख रहे हैं
कि पहले आप पेज पे देखिएगा हिस्सा इंशाइया, हिस्सा अवल, मुख्तसर जवाबात, सवाल नंबर 2 और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग, फिर उसके बाद उसके अंदर बुलेट्स, ये इस तरह हेडिंग्स भी आप देख रहे हैं, मार्जिन भी देख रहे हैं, एक तरफ मार्जिन है दूसरी तरफ नहीं है। ये आपने 605 से लिखना है। हो सकता है कि आपके पास इससे ज़्यादा अच्छी राइटिंग हो, आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये फॉर्मेट आपने इसी तरह का फॉलो करना है। दूसरे पेज पर आते हैं, आयत मुबारका लिखा है, यहाँ पे आयत मुबारका या आयत का तर्जमा लिखेंगे, बेहतर है आयत का तर्जमा लिखें। फिर अल्फाज कुरानिया भी आ सकता है, यहाँ पे अल्फाज के मानी भी हेडिंग आ सकती है। फिर तर्जुमा मफहूम, यानी आपसे एक आयत पूछी गई, उसका तर्जुमा लिखना है और साथ मफहूम लिखना है, तो पहले तर्जुमा लिखिए उसके बाद उसका मफहूम लिखेंगे। अगले पेज पर हम आएंगे, यहाँ पे आप देखें मफहूम आ रहा है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग्स आ रही हैं, फिर आयत मुबारका आ रहा है, फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 है, हदीस का तर्जुमा, देखें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, इल्म का पहला अदब, अल्फाज के मानी, ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल नंबर 4, आयात के तराजिम अलिफ बे, आप देखें इन्वर्टेड कॉमास भी मौजूद हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हदीस का तर्जुमा और तशरीह की तरफ। हदीस का तर्जुमा और तशरीह भी हो सकता है, हदीस का तर्जुमा और तशरीह वाव भी आ सकता है। आप देख रहे हैं तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमास में, तशरीह की हेडिंग्स ये हैं। फिर इसी तरीके से आयत भी है, इराब ज़रूरी नहीं है आप दें, नीचे तर्जुमा दें और उसका रेफरेंस भी दें। और उसके बाद नेक्स्ट ये एक हमारे पास हो गया। अब ये किसी और का पेपर है, किसी और बच्चे का, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तफसीली जवाबात, इसको ऊपर तफसीली जवाबात लिखेंगे, सवाल नंबर 6 नीचे। तहारत अज़रूए कुरान व हदीस, पहले तहारत का लुग़वी इस्लाही मफ़हूम, ये आप अरबी देख रहे हैं, बच्चे ने बहुत अच्छे अंदाज से अरबी में लिखा रेफरेंस, और रेफरेंस इसके सामने भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये अगला पेज आप देख रहे हैं, साहिबा कराम की तारीफ़, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ़ की क्योंकि वो तहारत पसंद थे। फिर कुरान और हुक्म गुस्ल, फिर तहारत के फ़वाइद। ये अज़ीज़ तलबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको तवज्जो से देखना है और इसके मुताबिक पेपर बनाना है। अगर आप एक पेपर बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, और कोई कमेंट भी देना चाहें अच्छा लगे तो आप ज़रूर रेफरेंस यहाँ पे दीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और ये फ़ोन नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप एक मॉडल पेपर बनाएं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन या राब्ते में रहना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।